प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ते वक्त हमें एक सीधी कहानी मिलती है। पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, फिर अशोक ने पूरे सबकॉन्टिनेंट को एक एम्पायर में जोड़ने का काम किया। फिर कुछ ही वक्त में मौर्य एम्पायर का पतन हो गया। इसके 500 साल बाद तक का इतिहास लगभग साइलेंट सा रहता है और सीधे फिर हमें दिख जाता है गुप्ता एम्पायर और हम उसे भारत का स्वर्ण युग कहने लगते हैं। लेकिन सवाल आता है कि मौर्य राजवंश के पतन के बाद आखिर हुआ क्या? कुछ इतिहासकारों ने इस पतन के बाद के टाइम पीरियड को डार्क एज कहा है, क्योंकि मौर्यों की तरह कोई एक राजा रूल नहीं कर रहा था पूरे भारत पर। लेकिन क्या सचमुच ऐसा था? क्या पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में टूटकर वाकई बर्बाद हो गया था? क्या विदेशी हमलावरों ने भारत की पहचान को मिटा दिया था? अगर ऐसा था तो उसी दौर में रोमन इतिहासकार प्लिनी क्यों लिख रहे थे कि रोम का सोना लगातार भारत की तरफ बढ़ रहा है? यही नहीं, प्लिनी ने भारत को रोम के खजाने को चूसने वाला कह डाला था। क्यों दुनिया के सबसे अमीर व्यापारी भारत के बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर दूर का समुद्री सफर तय कर रहे थे? आखिर कौन से वो लोग थे जो भारत के अलग अलग हिस्सों में रूल कर रहे थे? क्या कंट्रीब्यूशन था उनका भारत की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था में? इन 500 सालों में हमें साम्राज्य का पतन तो दिखाई देता है, लेकिन सभ्यता का उत्थान नहीं दिखता। हमें बदलते हुए सिंहासन दिखाई देते हैं, लेकिन फलता फूलता ट्रेंड नहीं दिखता। शायद इसलिए क्योंकि हम इस पूरे दौर को सिर्फ राजाओं की नज़र से देखते आए हैं। आज के इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के पतन से लेकर गुप्त साम्राज्य के उदय तक की उस भूली हुई टाइमलाइन, उस भूली हुई कहानी को खोलेंगे जिसने मॉडर्न इंडिया की असली नींव रखी। तो इन 500 सालों की जर्नी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 2000 साल पहले। 185 ईसा पूर्व साल था। पाटलिपुत्र में बृहदत्त अपनी सेना का इंस्पेक्शन कर रहे थे। ये मौर्य वंश के आखिरी राजा थे। ये वही एम्पायर था जिसने कभी सिकंदर के जनरलों को हरा दिया था। मैदान में हजारों सैनिक खड़े थे और तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। बृहदत्त की अपनी सेना के सबसे बड़े सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सबके सामने अपनी तलवार से अपने ही राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरी सेना खड़ी देखती रह गई, किसी ने विरोध भी नहीं किया। जिस एम्पायर ने दुनिया के सबसे बड़े योद्धा को रोक दिया था, वो अपने ही सेनापति के हाथों एक पल में खत्म हो गया। हालांकि ये सिर्फ एक सैनिक तख्तापलट नहीं था। कई इतिहासकार मानते हैं कि मौर्य साम्राज्य अपने ही वजन तले दबकर टूटा था। साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था, हर कोने को एक जगह से चलाना मुश्किल हो रहा था। खजाना इसी दौर में खाली भी हो रहा था। अफसरशाही में भ्रष्टाचार बढ़ गया था। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने और हिंसा छोड़ने की नीति से पुराने ब्राह्मण वर्ग को अपनी ताकत कम होती दिखी थी। वजहें कई थी, लेकिन रिजल्ट सबको जल्दी ही दिख गया। मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। सेनापति पुष्यमित्र शुंग को गद्दी मिल गई। इन्होंने लंबे वक्त तक ग्रीक हमलावरों को रोक कर भी रखा, लेकिन उनके बाकी वंशज इतने मजबूत नहीं थे। इसके चलते जो सरहद कभी मौर्यों की मजबूत सेना से सेफ रहती थी, वो अब कमजोर पड़ गई। नॉर्थ वेस्ट का दरवाजा, यानी आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इलाका, धीरे धीरे खुलता जा रहा था। सोसाइटी में भी हलचल थी। पुराने सिस्टम डगमगा रहे थे। ये तूफान से पहले की खामोशी थी और देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी कई ऐसे राज्यों का उदय होने वाला था जो भारत की नई कहानी लिखने वाले थे। अगर मौर्यों के बाद के भारत को आप देखें तो नक्शे पर अलग अलग जगहों पर कई अलग अलग राजाओं का रूल दिखाई देगा। इसमें भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है उन कबीलों का जो भारत के बाहर से आए और भारत के अलग अलग हिस्सों में रूल करने लगे। दोस्तों, विदेशी हमलों के इस पूरे हिस्से को इतिहास की किताबों में अक्सर बहुत उलझा दिया जाता है। इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण, ये सब कौन थे और कब आए, इसको लेकर कई बार बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सुलझाकर पूरी कहानी बताता हूँ। इस पूरे प्रोसेस को आप एक वेब सीरीज की तरह समझिए। इसमें बाहर से आने वाले लोगों की 4 अलग अलग लहरें थी। आइए सबसे पहले हम सबसे पहली लहर की बात करते हैं। ये लहर थी इंडो ग्रीक लोगों की। इन्हें बैक्ट्रियन ग्रीक भी कहा जाता है। ये लोग सिकंदर की सेना के वो बचे हुए लोग थे जो वापस यूनान यानी ग्रीस नहीं गए थे। ये भारत के बॉर्डर के ठीक बाहर अफगानिस्तान के पास बैक्ट्रिया नाम की जगह पर रूल कर रहे थे।
जब तक मौर्य साम्राज्य मजबूत था, इन ग्रीक लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत की तरफ देखें। लेकिन जैसे ही मौर्यन एम्पायर टूटा और पुष्यमित्र शुंग का राज आया, भारत का बॉर्डर कमजोर हो गया। इन इंडो ग्रीक लोगों ने मौका देखा और वो भारत के अंदर घुस आए। इन्होंने आज के पंजाब और पाकिस्तान के हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इन ग्रीक शासकों का पूरा एम्पायर कोई एकजुट राज्य नहीं था, ये छोटे छोटे इलाकों में बटा हुआ था। इन ग्रीक राजाओं के सिक्कों पर एक तरफ तो ग्रीक भाषा में शासक का नाम लिखा होता था, तो दूसरी तरफ खरोष्टी भाषा में भी या खरोष्टी लिपि में भी शासक का नाम लिखा होता था, जो उस दौर में आम जनता बोलती थी। ये दिखाता है कि वो वहां पर सिर्फ राज नहीं करना चाहते थे, बल्कि जनता से भी जुड़ना चाहते थे। इन सब में अगर आप देखें तो सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा मिलता है ग्रीक राजा मिनेंडर का। भारतीय ग्रंथों में मिनेंडर को राजा मिलिंद कहा गया है। मिनेंडर अपनी सेना लेकर भारत पर कब्जा करने आया था, लेकिन एक दिन मिनेंडर की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु नागसेन से हुई। यह मुलाकात कोई आम बात नहीं थी, ये तर्क और दर्शन की एक लंबी और गहरी लड़ाई भी थी। इन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन आज भी प्राचीन ग्रंथ में दर्ज है, जिसका नाम है मिलिंदपन्हो। इसमें मिनेंडर आत्मा, पुनर्जन्म और ब्रह्मांड जैसे गहरे सवाल पूछता है नागसेन से। नागसेन दूसरी तरफ पूरी शांति और तर्क से हर सवाल का जवाब देते हैं। बौद्ध परंपरा में कहा जाता है कि मिनेंडर नागसेन के तर्कों से हार गया कि उसने अपनी तलवार भी छोड़ दी। एक खूंखार ग्रीक राजा ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये भारत के कल्चर की पहली बड़ी जीत थी। हथियार भले ही विदेशियों के थे, लेकिन विचार भारत का जीत रहा था। तो ये तो हुई पहली लहर, लेकिन इसके बाद जो 3 लहरें भारत आई, उनका कारण भारत में नहीं बल्कि चाइना की राजनीति में छिपा हुआ था। अब मैं आपको इतिहास का सबसे बड़ा बटरफ्लाई इफेक्ट समझाता हूं। चीन में उस समय हान राजवंश की सत्ता थी। हान लोग अपने देश के नॉर्थ में रहने वाले एक खानाबदोश कबीले से बहुत परेशान थे। इस खूंखार कबीले का नाम था शियोनग्नू। खुद को सुरक्षित करने के लिए हान राजवंश ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी चीन की दीवार बनानी शुरू कर दी। दीवार बनने से शियोनग्नू कबीले का रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद होने से यह कबीला बौखला गया। उन्हें शिकार भी चाहिए था और जमीन भी चाहिए थी। गुस्से में इस कबीले ने पड़ोसी कबीले पर जोरदार हमला बोल दिया। ये जो पड़ोसी कबीला था, इसका नाम था यूची। शियोनग्नू की मार खाकर यूची कबीला अपनी जमीन छोड़कर वेस्ट की तरफ जान बचाकर भागा। अब भागते हुए यूची कबीले के रास्ते में एक और कबीला आ गया, जिसका नाम था शक। जैसे यूची कबीले को भगाया गया था शियोनग्नू कबीले के द्वारा, वैसे ही उन्होंने शकों को पीटा और उनको उनकी जमीन से बाहर धकेल दिया। अब शक लोग जो थे, उनके पास कोई जमीन नहीं बची थी। उनके पीछे यूची कबीले के लोग पड़े हुए थे। मजबूरी में शकों ने हिंदू कुश पर्वत को पार किया और वो भारत की ओर निकल पड़े। जरा सोचिए, एक लड़ाई होती है चाइना के बॉर्डर पर, चाइना की दीवार बनती है और उस दीवार की वजह से उसके चक्कर में भारत के बॉर्डर पर विदेशी कबीलों का एक रेला आ जाता है। ये एक तरह से ग्लोबल चेन रिएक्शन थी। इस चेन रिएक्शन की वजह से भारत में दूसरी लहर आई, जो शकों की थी। शक लोग घुड़सवारी और तीरंदाजी में बहुत माहिर माने जाते थे। तेज रफ्तार घोड़े और कमान से दागे गए तीर, ये भारत की युद्ध नीति के लिए बहुत ही नया और खौफनाक एक्सपीरियंस था। शकों ने इंडो ग्रीक राजाओं को भी खदेड़ दिया और मथुरा से लेकर गुजरात तक अपना राज कायम किया। इसके बाद 2 और लहरें आई भारत में। शकों के बाद जो तीसरी लहर आई वो थी पार्थियन लोगों की। ये लोग ओरिजिनली ईरान के इलाके से आए थे। इनका सबसे मशहूर राजा गोंडोफर्नीस था। इन्होंने भी उत्तर पश्चिम भारत में अपना राज्य बनाया। आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाकों में इनका राज चलता था। ईसाई परंपरा में एक बहुत ही पॉपुलर कहानी है कि ईसा मसीह के स्टूडेंट संत थॉमस गोंडोफरीस के दरबार तक पहुंचे थे। अब ये कहानी कितनी सही है, इस पर डिबेट है, लेकिन इस कहानी से तो ये जरूर पता चलता है कि भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका कितने इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलर था। यहाँ पर ग्रीक, ईरानी संस्कृति, बौद्ध धर्म और लोकल भारतीय परंपराएं एक साथ घुल मिल रही थी। हालांकि दोस्तों, इन 3 लहरों से भी ज्यादा खूंखार लहर अगली वाली थी। ये लहर भारत का पूरा नक्शा बदलने वाली थी। इस लहर का नाम था कुषाण। अब सवाल है कि ये कुषाण थे कौन? इसे समझना बहुत आसान है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको चीन से मार खाकर भागने वाले यूची कबीले की बात की थी। ये कुषाण उसी यूची कबीले का हिस्सा थे। यूची कबीला भागते भागते अफगानिस्तान के पास आकर बस गया था। वहां ये कबीला 5 अलग अलग गुटों में बटा हुआ था। कई सालों बाद इन गुटों में से एक के लीडर ने बाकी चारों गुटों को हरा दिया और सबको एक कर लिया।
इस गुट का नाम था कुषाण। कुषाणों ने भारत पर हमला किया और शकों और पार्थियन को भी पीछे ढकेल दिया। इस तरह भारत में कुषाणा एम्पायर की नींव पड़ी। इस पूरी घटना का सबसे पक्का सबूत हमें चीनी इतिहास की किताब होउ हान शू से मिलता है। चीनी दरबार ने इन खाना बदोश कबीलों की हर हरकत को बाकायदा दर्ज किया था। यानी भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी कड़ी हमें भारत से ज्यादा चाइना के डॉक्यूमेंट से पता चलती है। मैं मानकर चल रहा हूं कि अब आप ये पूरी लहर वाली कहानी समझ गए होंगे। पहले इंडो ग्रीक आए जो सिकंदर के बचे हुए लोग थे, फिर चाइना की हलचल की वजह से शक आए, फिर ईरान की तरफ से पार्थियन आए और आखिर में चीन से भागे हुए यूचे कबीले ने कुषाण बनकर भारत पर सबसे बड़ा कब्जा किया। कुषाण साम्राज्य भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेडिंग एम्पायर बनने वाला था। लेकिन ये सब सुनने में जितना सीधा लगता है, जमीनी हकीकत उतनी ही दर्दनाक थी। सवाल ये उठता है कि जब राजा आपस में लड़ रहे थे, लगातार राजधानियां बदल रही थीं, तब देश असल में चल कैसे रहा था? इसका जवाब है श्रेणियां, यानी आज के जमाने की गिल्ड्स या ट्रेड यूनियन जैसे ऑर्गेनाइजेशन। ये वो दौर था जब भारत के व्यापारी संगठनों ने लगभग अपनी पैरेलल सरकारें बना रखी थी। हाथी दांत पर काम करने वाले कारीगर हों, कपड़ा बुनने वाले बुनकर हों या तेल पेरने वाले तेली कम्युनिटी हों, इन सब की अपनी अपनी ऑर्गेनाइज्ड श्रेणियां थी। कुछ श्रेणियों के पास अपने खुद के सुरक्षा दस्ते तक होते थे। वो अपने सिक्के ढालते थे, कर्ज देते थे और अपने अंदरूनी नियम कानून खुद तय करते थे। ये गिल्ड सिस्टम इतना मजबूत था कि राजा भी अक्सर इनके फैसलों में दखल नहीं देते थे। कई अभिलेखों में यह दर्ज मिलता है कि राजा खुद किसी कंट्रोवर्सी में या विवाद में श्रेणी के इंटरनल नियमों के सम्मान करने का आदेश देते थे। सोचिए, एक तरफ तो एक पॉलिटिकल सत्ता है जो लगातार बदलती जा रही थी, लेकिन उसी टाइम पर एक इकोनॉमिक सत्ता भी थी जो एक जगह टिकी हुई थी, स्टेबल थी। व्यापारियों और कारीगरों के हाथ में देश की इकोनॉमी थी। इस चीज को आप यहां से समझ सकते हैं। यही वजह है कि इतिहासकार इस दौर को समझने के लिए सिर्फ राजाओं की वंशावली नहीं, बल्कि सिक्कों, मुहरों और व्यापारिक दस्तावेजों का भी बहुत डीपली स्टडी करते हैं। एक अनस्टेबल पॉलिटिकल ढांचे के अंदर एक बहुत ही स्टेबल आर्थिक ढांचा चल रहा था, और यही इस दौर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है जिसे कई लोग मानते नहीं हैं। इस दौर के व्यापार की झलक हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट से मिलती है। इस डॉक्यूमेंट का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसे किसने लिखा नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि किसी ग्रीक नाविक की लिखी हुई एक डायरी रही होगी। इसमें लिखने वाले शख्स ने भारत के बंदरगाहों के बारे में डिटेल में लिखा है। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक भारत के भृगु कक्ष जैसे बंदरगाह, जिसे आज हम भरूच कहते हैं, दुनिया की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सेंटर बन चुके थे। रोमन सोना यहाँ आता तो था, पर वापस बहुत कम जाता था। यही वजह है कि प्लिनी जैसे सेनेटर परेशान हो रहे थे, जिसकी कहानी मैंने वीडियो की शुरुआत में बताई थी। लेकिन हैरानी की बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। भरूच जैसे बंदरगाहों पर जो ट्रेड हो रहा था, वो भी अपने आप में अनोखे किस्म का था। भारत से रेशम, काली मिर्च, हाथी दांत, कीमती पत्थर और मलमल का कपड़ा बाहर जाता था। बदले में रोम और सेंट्रल एशिया से सोने के सिक्के, शराब और कांच के बर्तन भारत आते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि ट्रेड समुद्री रास्तों से ही नहीं होता था, बल्कि लैंड रूट यानी कि सिल्क रूट के रास्ते से भी होता था। अब आपको मजा आएगा ये सुनकर कि इस पूरे ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा कुषाणों के इलाके से होकर गुजरता था। यही वजह है कि कुषाणों को इतिहासकार अक्सर इस दौर के सबसे बड़े व्यापारिक मध्यस्थ मानते हैं। ये चाइना, भारत और रोम के बीच माल और विचारों का आदान प्रदान करवाते थे। दोस्तों, इस दौर के शहरों की जिंदगी की एक झलक हमें खुदाई में मिले घरों और बाजारों के ढांचों से भी मिलती है। तक्षशिला जैसे शहरों में पक्की गलियां, नालियों की व्यवस्था और अलग अलग इलाकों में बटे हुए कारीगरों के मोहल्ले मिलते हैं। एक तरफ सुनार अपने जेवर गढ़ते होंगे, तो दूसरी तरफ मन के बनाने वाले कारीगर कीमती पत्थरों को तराशते होंगे। ये शहर सिर्फ पॉलिटिक्स का सेंटर नहीं होते थे, बल्कि प्रोडक्शन और शिल्प के बड़े कारखाने जैसे भी होते थे। यही वजह है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के बावजूद ये शहर बार बार उजड़ने और फिर बसने के बाद भी अपनी रौनक बनाए रखते थे, क्योंकि इन शहरों की असली ताकत किसी एक राजा पर नहीं, बल्कि उनके बेहद कुशल कारीगरों और ट्रेड नेटवर्क पर टिकी हुई थी। इसी ट्रेड ने एक करेंसी सिस्टम को भी जन्म दिया। भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के ढालने शुरू किए। ये सिक्के प्योरिटी में रोमन सिक्के जितने भरोसेमंद माने जाते थे। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि इससे पहले भारत में इतने बड़े लेवल पर सोने के सिक्कों का प्रचलन आम नहीं था। इन सिक्कों पर राजा की तस्वीर तो होती ही थी, अलग अलग धर्मों के देवी देवता भी इसमें दिखते हैं। कभी बुद्ध, कभी शिव, कभी ग्रीक देवता हेलियोस।
एक ही सिक्के पर संस्कृतियों का ये मेल बताता है कि कुषाण शासक अपनी प्रजा के हर वर्ग को साथ रखना चाहते थे। इस ट्रेड को अगर रोम के नजरिए से देखें तो ये उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना कि भारत के लिए। रोमन इतिहासकार स्ट्रैबो ने लिखा है कि हर साल इजिप्ट के लाल सागर के कोस्टल बंदरगाह से सैकड़ों जहाज भारत के लिए रवाना होते थे। ये उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। ये ट्रेड मॉनसून विंड्स की समझ पर टिका हुआ था। ट्रेडिशनली देखें तो एक ग्रीक नाविक थे हिप्पालस, उनको इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने साउथ वेस्टर्न मॉनसून का इस्तेमाल करके सीधे अरब सागर पार किया और भारत पहुंचने का रास्ता खोजा। इससे कोस्ट के सहारे लंबा घूमने वाला रास्ता छोटा हो गया। हालांकि कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये नॉलेज किसी एक अकेले नाविक की खोज नहीं रही होगी, बल्कि सदियों में कई नाविकों के अनुभव से धीरे धीरे जमा हुआ ये एक एक्सपीरियंस था। इसे खोज ने इंडिया और रोम के ट्रेड को कई गुना तेज कर दिया। अब दोस्तों यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये विदेशी हमलावर जो तलवार के दम पर भारत में घुसे, वो भारत में टिके कैसे रह गए। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कल्चरल एंगल सामने आता है। इंडियन सोसाइटी में इन लोगों को म्लेच्छ यानी बाहरी या अशुद्ध माना जाता था, लेकिन मनुस्मृति और कुछ दूसरे ग्रंथों में इन्हें व्रात्य क्षत्रिय कहा गया, यानी ऐसे क्षत्रिय जो अपने पुराने संस्कार भूल चुके हैं। इसका मतलब था कि अगर ये विदेशी शासक भारतीय रीति रिवाज अपना लें तो उन्हें फिर से भारतीय समाज में जगह मिल सकती थी, और आगे चलकर हमें यही दिखता भी है। शकों और कुषाणों में खुद को असली भारतीय राजा साबित करने की होड़ मची हुई थी। शक राजा रुद्रदामन ने अपनी जीत की कहानी अपनी ओरिजिनल भाषा में नहीं लिखवाई, बल्कि प्योर संस्कृत में लिखवाई। उनका अभिलेख आज भी गुजरात के जूनागढ़ में मौजूद है और जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इस अभिलेख को संस्कृत में लिखा गया सबसे पुराना और बड़ा शिलालेख माना जाता है। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, जो मूल रूप से मौर्य काल में बनाई गई थी। बहुत पॉसिबल है कि ये सब कुछ वो एक आदर्श भारतीय राजा की इमेज बनाने के लिए कर रहे थे। ऐसे ही कुषाण किंग हुए कनिष्क। उनकी कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। कनिष्क ने सिल्क रूट के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और उनका एम्पायर सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक फैला हुआ था। लेकिन इनके सिक्कों पर भगवान शिव और नंदी की तस्वीरें छपने लगी। एक ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस ने तो एमपी के विदिशा में भगवान विष्णु के सम्मान में एक गरुड़ स्तंभ तक खड़ा करवा दिया, जो आज भी वहां मौजूद है। यही वो दौर था दोस्तों जब बुद्ध की पहली मानव आकृति वाली मूर्तियां बनी। गांधार और मथुरा की कला शैलियों में बुद्ध को ढाला गया। सोचिए, जो हमलावर तलवार लेकर आए थे वो भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक और संरक्षक बन गए। लेकिन यहाँ पर एक बात और साफ समझनी जरूरी है। ये कोई एक तरफा प्यार मोहब्बत की कहानी नहीं थी। ये एक प्रैक्टिकल और पॉलिटिकल ज़रूरत थी। इन सभी राजाओं को अपनी प्रजा पर शासन करने के लिए वैलिडेशन चाहिए था, और भारतीय धर्म संस्कृति को अपनाना उनके लिए सत्ता मजबूत करने का सबसे आसान रास्ता था। इसे किसी दैवीय चमत्कार या शुद्ध श्रद्धा के तौर पर देखना इतिहास को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देना होगा। कनिष्क के एम्पायर की राजधानी थी पुरुषपुर, यानी आज का पेशावर। ये शहर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा कल्चरल और रिलीजियस सेंटर भी था। चीनी बौद्ध यात्री जो सदियों बाद यहाँ आए, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में यहाँ बने बड़े बड़े स्तूपों और मठों का जिक्र किया है। इनमें से एक स्तूप इतना ऊंचा बताया जाता है कि उस दौर के हिसाब से वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक था। ये दिखाता है कि कुषाण सिर्फ व्यापार और मिलिट्री ताकत में ही आगे नहीं थे, बल्कि कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर में भी वो अपने दौर से आगे थे। कनिष्क का अगर देखें तो एक और बहुत बड़ा काम था जिस पर चर्चा बहुत कम होती है। कुछ बौद्ध परंपराओं के मुताबिक इनके शासनकाल में कश्मीर में एक बड़ी बौद्ध परिषद बुलाई गई, जिसमें बौद्ध धर्म की अलग अलग शाखाओं के बीच जो मतभेद चल रहे थे, कंफ्यूजन चल रही थी, विवाद चल रहे थे, उसे सुलझाने की कोशिश हुई। ये वो दौर था जब बौद्ध धर्म महायान शाखा के रूप में नया रूप ले रहा था, और ये नया रूप बाद में चाइना, तिब्बत और सेंट्रल एशिया तक फैला। यानी जिस रास्ते से व्यापारी सामान लेकर जाते थे, उसी रास्ते से बौद्ध भिक्षु भी अपने साथ विचार लेकर गए। सिल्क रूट सिर्फ रेशम और सोने का रास्ता नहीं था, ये विचारों का भी रास्ता था। गांधार कला का उदय भी इसी सांस्कृतिक मेल जोल की देन थी। इससे पहले तक बौद्ध कला में बुद्ध को इंसानी रूप में नहीं दिखाते थे, बल्कि एक खाली आसन, एक पेड़ या पैरों के निशान जैसे प्रतीकों से उनको दिखाया जाता था। लेकिन गांधार क्षेत्र में जब ग्रीक रोमन मूर्ति कला शैली भारतीय बौद्ध विषयों से मिली, तो पहली बार बुद्ध को इंसानी शक्ल में उनकी शरीर पर ग्रीक टोगा जैसे कपड़ों को ढका गया। लगभग इसी समय मथुरा में एक अलग शैली में भी बौद्ध धर्म की मूर्तियां बननी शुरू हुई। ये पूरी तरह से भारतीय परंपरा से निकली मूर्तियां थी।
इतिहासकारों में आज भी ये बहस है कि इंसानी रूप में बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले गांधार में बनी या मथुरा में, और यह सवाल अभी तक पूरी तरह सुलझा नहीं है। यहाँ एक और बात बताता चलूं कि विदेशी हमलावरों और नॉर्थ वेस्ट भारत की इस उथल पुथल के बीच ईस्टर्न भारत में एक और बड़ी ताकत उभर रही थी, जिसे इतिहास की किताबों में अक्सर भुला दिया जाता है। ये ताकत थी कलिंग का महामेघवाहन वंश, और उनका सबसे प्रतापी राजा था खारवेल। जब नॉर्थ में कुषाण और इंडो ग्रीक आ रहे थे, तब कलिंग के राजा खारवेल ने मगध पर हमला करके मौर्यों से अपना पुराना बदला लिया और दक्षिण के तमिल राजाओं के एक बड़े गठबंधन को भी युद्ध में हराया। उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ियों में मौजूद उनका हाथी गुम्फा अभिलेख इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पूर्वी भारत भी उस दौर में कोई कमजोर हिस्सा नहीं था, बल्कि एक अजेय साम्राज्य बन चुका था। दोस्तों, अब तक हमने उत्तर और पूर्वी भारत की बात की, लेकिन इस 500 साल के इतिहास का सबसे शानदार चैप्टर अभी बाकी है। जरा सोचिए, जब उत्तर भारत विदेशी हमलों से जूझ रहा था, लगातार सत्ता बदल रही थी, तब विंध्य पर्वत के पार दक्षिण भारत में क्या हो रहा था? वहां विदेशी हमलावर नहीं बल्कि विदेशी व्यापारी आ रहे थे। जब उत्तर भारत युद्धों में उलझा हुआ था, तब दक्षिण भारत अपनी ही धुन में रोम के साथ व्यापार करके अपना एक अलग गोल्डन पीरियड लिख रहा था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद के ये 500 साल साउथ इंडिया के लिए बहुत ही समृद्ध दौर लेकर आए, जिसे इतिहास में संगम युग कहा जाता है। संगम का असली मतलब है कवियों, विद्वानों और लेखकों का एक बड़ा मिलन या फिर सभा। तमिल किंवदंतियों के हिसाब से प्राचीन दक्षिण भारत में मदुरै के पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 बड़ी संगम सभाएं आयोजित की गई। पहली और तीसरी सभा मदुरै में हुई, जबकि दूसरी कपाटपुरम में हुई। इन सभाओं में जो महान साहित्य रचा गया, वही आज हमें उस दौर की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था की सबसे साफ और ऑथेंटिक तस्वीर दिखाता है। संगम साहित्य कोई मामूली किताबें नहीं है। तमिल ग्रंथों में सबसे पुराने ग्रंथों को यहीं लिखा गया। तोलकप्पियम को सबसे पुराना तमिल साहित्यिक ग्रंथ माना जाता है। इसे तोलक्कापियार ने लिखा था। ये मूल रूप से तमिल ग्रामर की किताब है, लेकिन ये किताब उस टाइम की पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन को भी गहराई से बताती है। इसके अलावा एत्तु तोगई और पट्टू पाटू जैसे ग्रंथ बहुत मशहूर हैं। महान तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लूर द्वारा रचित तिरुकुरल उस दौर के नैतिकता और आदर्शों का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई जैसे महाकाव्यों ने दक्षिण भारत के समाज, वहाँ की महिलाओं की स्थिति और राजाओं के न्याय को दिखाया है। इन्हीं साहित्य से हमें पता चलता है कि संगम युग के दौरान दक्षिण भारत, जो कि आज का तमिलनाडु और केरल है मेनली, यहाँ पर 3 बड़े राजवंशों का राज था। इन तीनों को मूवेंदर यानी 3 ताज वाले राजा कहा जाता था। इनके नाम थे चेर, चोल और पांड्य। इन तीनों राजवंशों का अपना अपना राज्य, अपने बंदरगाह और अपनी अलग पहचान थी। चेर राजवंश का शासन मुख्य रूप से आज के केरल के सेंटर और उत्तरी हिस्सों तथा तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र पर था। उनकी राजधानी थी वंजी और उनके सबसे प्रमुख बंदरगाह तोंडी और मुसरी थे। चेरों का शाही प्रतीक धनुष और बाण था। इस वंश के सबसे प्रतापी और महान राजा सेनगुट्टवन थे। उन्हें लोग लाल चेर या अच्छा चेर भी कहते थे। महाकाव्य शिल्पाधिकारम में सेनगुट्टवन की सैन्य उपलब्धियों और उनकी हिमालय तक की चढ़ाई का बहुत डिटेल में जिक्र मिलता है। ये पहले साउथ इंडियन राजा थे जिन्होंने अपना एक राजदूत चाइना भेजा था। रोमन्स के साथ ट्रेड करने से ये चेर इतने अमीर हो गए थे कि उन्होंने मुसरी में रोमन सम्राट ऑगस्टस का एक मंदिर भी बनवाया था। चोरों के बाद चोल राजवंश का स्थान आता था। चोलों का मुख्य क्षेत्र कावेरी नदी का डेल्टा था, जिसे उस समय चोल मंडलम कहा जाता था। उनकी राजधानी उरैयूर और पुहार यानी कावेरी पट्टनम थी। चोलों का शाही प्रतीक बाघ था। संगम चोल में उनका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। वेनी के ऐतिहासिक युद्ध में करिकाल ने चेर, पांड्य और 11 छोटे सरदारों के एक बहुत बड़े गठबंधन को बुरी तरह हरा दिया था। करिकाल ने ही मशहूर बंदरगाह शहर पुहार की स्थापना की थी। चोलों के पास उस दौर में एक बहुत बड़ी और कुशल नौसेना थी। इसी नेवी के दम पर उन्होंने समुद्री व्यापार पर अपना दबदबा कायम किया था। अब बात करते हैं साउथ की तीसरी सबसे बड़ी ताकत की, जिसका नाम पांड्य राजवंश था। इनका राज आज के सदन तमिलनाडु और मदुरई के आसपास के इलाकों पर था। मदुरई इनकी राजधानी थी और इनका शाही प्रतीक मछली था। इनका सबसे प्रमुख बंदरगाह कोकई था, जो ताम्रपर्णी नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर था। कोरकई अपने मोतियों के ट्रेड के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। राजा नेदुन चेलियन पांड्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। पांड्य राजाओं के पास एक बहुत ही मजबूत और नियमित सेना होती थी। उन्होंने न सिर्फ तमिल संगमों को संरक्षण दिया, बल्कि वैदिक धर्म और यज्ञों को भी अपनाया। इस राजवंश में विधवाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी और जो हायर क्लास थी, वहां सती प्रथा का भी जिक्र हमें मिलता है।
दोस्तों संगम काल का अगर हम प्रशासन देखें तो बहुत ही सिस्टमैटिक था। समाज में हायरार्किकल राजशाही थी, यानी राजा का बेटा ही राजा बनता था। राजा के पास अनलिमिटेड राइट्स होते थे, लेकिन उनकी मदद के लिए 5 अलग अलग परिषदें भी थी। इनमें मंत्री यानी अमेचर, पुजारी यानी अंथानर, दूत यानी थुथर, सेनापति और जासूस यानी ओरर शामिल थे। राज्य की इनकम का मेन सोर्स लैंड रेवेन्यू था, लेकिन असली दौलत विदेशी व्यापार पर लगने वाले कस्टम टैक्स से आती थी। जंग में लूटा गया माल भी शाही खजाने को भरने का एक बड़ा जरिया था। अब दोस्तों संगम काल की इकोनॉमी एग्रीकल्चर और ट्रेड दोनों के पहियों पर दौड़ती थी। चावल उस समय का सबसे आम और मेन फसल थी। हस्तशिल्प हो, धातु का काम हो, बढ़ईगिरी और जहाज निर्माण, ये सब बहुत ही एडवांस लेवल पर यहाँ होते थे। सूती और रेशमी कपड़े की बुनाई में इन लोगों को महारत हासिल थी। कविताओं में सूती कपड़ों को भाप के बादल या सांप की केचुली जितना पतला बताया गया है। साउथ इंडिया के बंदरगाहों से सूती कपड़े, काली मिर्च, अदरक, इलायची, दालचीनी, हाथी दांत, मोती और कीमती पत्थर भारी मात्रा में रोमन एम्पायर को एक्सपोर्ट होते थे। बदले में रोमन व्यापारी सोना, मीठी शराब और घोड़े भारत लाते थे। व्यापार का ये पीक 3री शताब्दी के आखिर तक चला, जब कलभ्र नाम की जनजाति के आक्रमण ने इन संगम राजवंशों के अस्तित्व को मिटा दिया और संगम युग का अंत हो गया। साउथ इंडिया के इसी ट्रेडिंग और पॉलिटिकल माहौल के बीच दक्कन के पठार पर एक और बड़ा साम्राज्य खड़ा हो रहा था। दक्कन में खड़े होने वाले इस एम्पायर का नाम था सातवाहन। भारत के प्राचीन साहित्य और पुराणों में इसे आंध्र या आंध्रभृत्य भी कहा गया है। सातवाहनों ने दक्कन और पश्चिमी भारत पर लगभग 150 सालों तक रूल किया। सातवाहन मूल रूप से वेस्टर्न महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के इलाकों से जुड़े हुए थे। माना जाता है कि शुरुआत में वो मौर्यों के सामंत थे, लेकिन 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद उन्होंने खुद को आजाद घोषित कर दिया। सिमुका नाम के राजा ने 230 ईसा पूर्व के आसपास इस राजवंश की नींव रखी। इन्होंने महाराष्ट्र, मालवा और एमपी के बड़े हिस्सों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इनकी शुरुआती राजधानी जुन्नार और बाद में प्रतिष्ठान यानी पैठन बनी। सिमुका के बाद सातकर्णी प्रथम ने उत्तर भारत के शुंग राजवंश को हराया और अश्वमेध जैसे कई बड़े वैदिक यज्ञ किए। इस समय तक सातवाहनों की ताकत पूरे साउथ इंडिया में फैल चुकी थी, लेकिन 1ली शताब्दी ईस्वी में सेंट्रल एशिया से आए शकों या पश्चिमी क्षत्रपों ने भारत में घुसपैठ की। शकों ने सातवाहनों से मालवा सहित दूसरे कई इंपॉर्टेंट इलाके छीन लिए। सातवाहनों का दौर फिर से बुरा शुरू हो गया था, लेकिन फिर 106 ईस्वी में इस वंश का सबसे प्रतापी और महान राजा गद्दी पर बैठा। इनका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को जंग में बुरी तरह कुचल दिया। इन्होंने सातवाहन एम्पायर का खोया हुआ गौरव और जमीन दोनों वापस लौटाए। गौतमी पुत्र एक कट्टर ब्राह्मणवादी शासक थे। इन्होंने अपने अभिलेखों में गर्व से खुद को शकों, यवनों और पल्लवों का नाशक कहा है। गौतमी पुत्र के बाद उनका बेटा वशिष्ठी पुत्र पुलवामी गद्दी पर बैठे। सातवाहन भारत के पहले ऐसे मूल शासक थे जिन्होंने अपने राजाओं के चेहरे वाले सिक्के जारी किए। ये चलन उन्होंने नॉर्थ वेस्ट के इंडो ग्रीक राजाओं से सीखा होगा। इनके सिक्कों पर राजाओं के घुंघराले बाल, लंबे कान और मोटे होंठ साफ दिखाई देते हैं। सातवाहनों ने मेनली लेड यानी सीसे और तांबे के सिक्के भारी मात्रा में चलाए। वो अक्सर शकों के चांदी के सिक्कों पर अपना ठप्पा मारकर उन्हें दोबारा चला देते थे। इन सिक्कों पर हाथी, शेर, घोड़े, चैत्य यानी स्तूप और मशहूर उज्जैन प्रतीक जिसमें अंत में 4 वृत्तों वाला क्रॉस होता था, वो छपा होता था। सातवाहनों के राजा अपनी माताओं के नाम जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र अपने नाम के आगे लगाते थे। ये उस समाज में औरतों के ऊंचे दर्जे को भी दिखाता है। राजनीति में रिश्ते कैसे दांव पर लगते थे, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी सातवाहनों के काल में ही मिलता है। वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी जो कि गौतमी पुत्र के बेटे थे, उन्होंने शक राजा रुद्रदामन प्रथम की बेटी से शादी की थी। लेकिन जब दोनों साम्राज्यों के बीच युद्ध हुआ तो ससुर रुद्रदामन ने अपने ही दामाद को रणभूमि में 2 बार हरा दिया। इस हार से सातवाहनों की इज्जत को भारी धक्का लगा। बाद में 170 ईस्वी के आसपास यज्ञश्री सातकर्णी नाम के शासक ने फिर से शकों से लड़कर अपने कई इलाके वापस लिए और सातवाहनों की किस्मत दोबारा पलट गई। अब दोस्तों सातवाहन राजा खुद हिंदू थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म, भिक्षुओं और मठों को बड़े पैमाने पर टैक्स फ्री लैंड ग्रांट दिए। इन्हीं लैंड ग्रांट्स ने साउथ इंडिया के कृषि ढांचे को बदलने में बहुत बड़ा रोल निभाया। इस तरह उत्तर भारत के कोलाहल से दूर दक्षिण भारत और दक्कन ने इन सदियों में एक ऐसा शानदार पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ढांचा खड़ा किया जिसने भारत को ग्लोबल ट्रेड का बेताज बादशाह बना दिया।
तो दोस्तों ये सब हो रहा था तब जब मौर्यन एम्पायर के एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम का पतन हो गया। अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग राजा, अलग अलग राजवंश और अलग अलग बेहिसाब जंगों में पिसती आम जनता और उनके टैक्स का पैसा। लेकिन क्या सचमुच कंडीशन इतनी ही बुरी थी? क्या सचमुच ये भारत का अंधकार काल था? इस सवाल पर इतिहासकारों में लंबी चौड़ी डिबेट चली है। कुछ कॉलोनियल और ट्रेडिशनल इतिहासकारों ने इस पूरे टाइम पीरियड को सीधे सीधे डार्क एज कह दिया। उनका लॉजिक था, एक बहुत बड़ा एम्पायर टूटा, बाहर से लोग आए और राज किया, तो ये पतन का दौर ही हो सकता है। लेकिन हिस्टोरियन आर.एस. शर्मा ने अपनी आर्थिक इतिहास पर लिखी किताबों में इस सोच को चैलेंज किया। उनके मुताबिक ये भारत के इतिहास के सबसे समृद्ध आर्थिक दौरों में से एक था। ट्रेड अपने पीक पर था और रोम का खजाना लगातार भारत की तरफ बह रहा था। हालांकि शर्मा यहाँ पर एक वार्निंग भी देते हैं। इसी दौर में सातवाहन राजाओं ने अपनी सत्ता को वैधता देने के लिए ब्राह्मणों और बौद्ध मठों को बिना टैक्स वाली जमीनें दान में देनी शुरू की। आर.एस. शर्मा ये लॉजिक देते हैं कि इस प्रथा ने आगे चलकर भारत में सामंतवाद की नींव रखी, जिसने बाद में किसानों को जमीन से जुड़े मजदूरों जैसी हालत में ढकेल दिया। हालांकि सामंतवाद का ये मुद्दा इतिहासकारों में अलग बहस का मुद्दा है, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन अगर डार्क एज की थ्योरी पर आए तो रोमिला थापर इस टाइम पीरियड को अलग थ्योरी देती हैं लेकर। उनका मानना है कि मौर्यन एम्पायर का टूटना कोई ट्रेजेडी नहीं बल्कि सत्ता के बिखराव यानी डिसेंट्रलाइजेशन का एक नेचुरल नतीजा था। दक्कन में सातवाहन एम्पायर का उभरना इस बात का सबूत था कि अब उत्तर भारत का एकाधिकार टूट रहा था और दक्षिण भारत अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान मजबूत कर रहा था। थापर का यह एनालिसिस हमें यह भी याद दिलाता है कि इंडिया की हिस्ट्री सिर्फ नॉर्थ इंडिया की राजधानियों की कहानी नहीं है। यह बहस सिर्फ किताबी नहीं है, इसका असर इस पर भी पड़ता है कि हम आज के दौर के स्मारकों और खंडहरों को कैसे देखते हैं। कुछ लोग शक और कुषाण शासकों को विदेशी आक्रांता के तौर पर देखना पसंद करते होंगे, जबकि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बताते हैं कि ये सभी शासक कुछ ही पीढ़ियों में लैंग्वेज, रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर पूरी तरह से भारतीय समाज में घुल मिल चुके थे। ये फर्क समझना जरूरी है क्योंकि इतिहास को आज के नेशन स्टेट की सीमाओं से देखना उस दौर की सच्चाई को पूरी तरह नहीं दिखा पाता। उस वक्त ना आज जैसी सरहदें थी, ना आज जैसी नेशनल आइडेंटिटी थी। तब पहचान बनती थी भाषा से, धर्म, ट्रेड और लोकल संस्कारों से। और यही वजह है कि बाहर से आए ये शासक कुछ ही टाइम में भारत के होकर रह गए। यहाँ एक और नजरिए को भी समझना जरूरी है जिसे कई आर्कियोलॉजिस्ट उठाते रहे हैं। इस दौर के ज्यादातर रिटन सोर्सेस या तो राजाओं के अभिलेख हैं या फिर बौद्ध और ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यानी आम आदमी की आवाज़ इस इतिहास के में सीधे दर्ज नहीं हुई। हमें उसके बारे में पता चलता है सिक्कों से, मिट्टी के बर्तनों से और खुदाई में मिले घरों के ढांचे और ट्रेड डॉक्यूमेंट से। इसीलिए जब हम कहते हैं कि ये व्यापारियों के लिए सुनहरा दौर था तो ये ज़्यादातर उन शहरी ट्रेड सेंटर्स की तस्वीर है। गाँव में रहने वाले आम किसान की पूरी तस्वीर अभी भी धुंधली ही है। इतिहास के पन्नों में ये गांव वाला हिस्सा आज भी अधूरा माना जाता है और यही वजह है कि इतिहासकार इस दौर पर लगातार नई खुदाई और नए नए रिसर्च करते रहते हैं। तो आखिर में कंक्लूजन क्या निकला? ये डार्क एज सिर्फ उन राजाओं के लिए था जिनकी अपनी सत्ता चली गई। व्यापारियों, कारीगरों और फिलोसोफर्स के लिए ये एक गोल्डन पीरियड की शुरुआत थी। लेकिन इस आर्थिक तरक्की की कीमत आम आदमी ने जो चुकाई वो सदियों तक बदलते राजाओं, सेनाओं के लिए आना जाना और लगातार अनस्टेबिलिटी के बीच पिसता रहा। कुषाण एम्पायर को आज की भाषा में समझे तो ये एक मल्टीनेशनल कंपनी जैसा था। व्यापार के लेवल पर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन ज़मीन पर आम इंसान के लिए उतना ही कठोर। इस पूरे दौर में एक बात और ध्यान करने लायक है, दक्षिण भारत का हाल। जब नॉर्थ इंडिया में शक, पार्थियन और कुषाण आपस में उलझे हुए थे तब दक्कन के इलाके में सातवाहन एम्पायर मजबूती से खड़ा हो रहा था। सातवाहन शासकों ने खुद को वैलिडेट करने के लिए बड़े पैमाने पर यज्ञ करवाए और ब्राह्मणों को जमीन दान में दी। इसी दौर में साउथ इंडिया का समुद्री व्यापार भी जोर पकड़ने लगा था। रोमन सोने के सिक्के जितनी बड़ी तादाद में दक्षिण भारत में खुदाई में मिले उतने शायद ही किसी और भारतीय इलाके में मिलते हैं। ये बताता है कि जब नॉर्थ इंडिया अनस्टेबिलिटी से जूझ रहा था उसी दौर में साउथ इंडिया अपनी अलग आर्थिक ताकत खड़ी कर रहा था। धर्म के मामले में भी ये दौर बड़ा बदलाव लेकर आया। मौर्य काल में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिला, लेकिन शुंग शासकों के दौर में ब्राह्मणवादी परंपराएं फिर मजबूत होने लगी। इसी माहौल में भागवत परंपरा यानी विष्णु भक्ति की शुरुआती जड़ें मजबूत होती दिखती हैं। इसका सबूत हमें हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ जैसे अभिलेखों में मिलता है। यानी ये सिर्फ बौद्ध धर्म के फैलने की कहानी नहीं थी, बल्कि हिंदू भक्ति परंपरा की जड़ें भी इसी उथल पुथल भरे दौर में गहरी हो रही थी। अब दोस्तों ये 500 साल का सफर हमें एक गहरी बात सिखाता है
हथियार से जीती गई जमीन हमेशा के लिए किसी एक की नहीं रहती। मीनांदर की तलवार भारत में एक साम्राज्य नहीं बना पाई, लेकिन नागसेन के तर्कों ने उसकी सोच बदल दी। रुद्रदामन की फौज ने गुजरात पर कब्जा किया, पर वहां टिकने के लिए उसे संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कारों का सहारा लेना पड़ा। कनिष्क का एम्पायर सिल्क रूट पर राज करता था, लेकिन उसके सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं के चेहरे थे। तो दोस्तों, ये सब हो रहा था मौर्य एम्पायर के पतन के बाद। ये पूरी कहानी है उन 500 सालों की, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और उससे पहले जब गुप्त काल भारत में उभरता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।